आइए सबसे पहले समझते हैं श्रीलंका में ये जो संकट आया था, आर्थिक संकट, एक्चुअली क्या है ये, और इससे हमें सीखना भी है। ये जो आर्थिक संकट है, देखो कई बार आर्थिक नीतियां जब कोई देश की सरकार सही नहीं बना पाती है तो वहां पर आर्थिक संकट आता है। इसका जीवंत उदाहरण है श्रीलंका। थोड़ी कहानी समझ लीजिए श्रीलंका की कि हुई क्या। देखो श्रीलंका में जिस तरीके की सरकार चुनी गई, जिस तरीके की सरकार ने कार्य किया, तो इस सरकार ने आर्थिक नीतियों पर उतना ध्यान दिया ही नहीं। इसको लगा कि कौन सी आर्थिक नीतियां, अर्थशास्त्री मूर्ख है, गधे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, और इसलिए उन्होंने ऐसी कुछ आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दिया। केवल वो राजनीति पर गौर करने लगे और राजनैतिक शक्तियों को प्राप्त करने में लगे रहे। पिछले 10 वर्षों से श्रीलंका लगातार आयात पर ज्यादा ध्यान देने लगा। श्रीलंका में निर्माण कार्य बेहतर नहीं हो पाए, निर्यात अच्छा नहीं हो पाया। जब किसी जगह पर चीजें केवल बाहर से आती हो तो एक समय के बाद आपका संकट में घिरना एक साधारण सी बात है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से बड़ी मात्रा में ऋण भी लिया। अधिकतर चीजें केवल ऋण पर चलने लगी, और जब अधिकतर चीजें ऋण पर चलती है और हमारी आपूर्ति में, ध्यान से सुनना, हमारी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन, अगर वो सप्लाई चेन में मुख्य रूप से कोई विदेशी देश, हम उस विदेशी देश पर निर्भर हो कि वो जब आप सप्लाई करेगा तब हमारा काम होगा, तो एक समय के बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम ये आ जाए कि फिर वो विदेशी देश जब भी सप्लाई रोकेगा, हमारे देश में छोटी छोटी वस्तुओं की सप्लाई बंद हो जाएगी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। आप पेट्रोल जैसी चीज को सोचिए कि पेट्रोल या डीजल, इसका सप्लाई रुक गया। सप्लाई क्यों रुक गया? क्योंकि सरकार कंपनियों को वह पैसा अदा नहीं कर पाई जो कि उसकी आयात के रूप में अदायगी बनती है। जैसे ही उसने सप्लाई रोका तो उसके कारण जितनी भी मूलभूत चीजें थी वह एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक गई। कुछ ही समय में पूरा सिस्टम कोलैप्स होने पर पहुंच गया, और इस पूरे सिस्टम की सबसे ज्यादा मार एक गरीब व्यक्ति पर पड़ती है। इसलिए मैं अगर एक छोटी सी बात आप लोगों से कहूं, आर्थिक नीतियां राष्ट्र को सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र बेहतर आर्थिक नीतियां नहीं बना पाया तो एक दूरगामी परिणाम तय है कि आपके देश पर संकट आएगा। इसलिए आर्थिक नीतियों के लिए बहुत जरूरी है कि जब तक आप लोग एक बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप फिर कुछ भी कर लीजिए, सिस्टम का कोलैप्स होना तय रहेगा। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समझने वाली बात क्या क्या है? भारत में श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, चर्चा में क्यों? विगत कुछ समय से भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या के कारण विगत समय से श्रीलंका आर्थिक संकट में है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये भुगतान संतुलन क्या है? तो घबराओ नहीं, इसे अब मोटे तौर पर ऐसे समझो कि एक राष्ट्र का विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ जो भी आयात निर्यात होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन कहलाता है। सोचो कि एक कंट्री से को जितना निर्यात किया, अगर उतना ही आयात किया गया तो हम कहेंगे भी संतुलन है। हमारे देश से जितना पैसा गया उतना ही उस देश से आया, हम संतुलन में हैं। लेकिन इमेजिन करो कि आयात निर्यात जो किया था वो बहुत कम था और आयात बहुत ज्यादा था, तो हमारे देश का पैसा लगातार उस कंट्री में जमा हो रहा है,
एक ऐसी कल्पना करिए कि हमारे देश का रिसोर्स वहां चला गया, एक समय के बाद हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, तो परिस्थितियां तब भयानक बनती है। तब हम कहते हैं कि हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित है, फिर हमें लोन लेना पड़ता है और उसको संतुलित करना पड़ता है। तो भुगतान संतुलन मतलब एक राष्ट्र का विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ जो लेन देन होता है उसका हिसाब किताब भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। यह आर्थिक संकट इतना गहरा था कि श्रीलंका के लिए आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का आयात करना भी कठिन हो गया। मतलब वो केवल आलू प्याज को भी किसी विदेश से मंगा नहीं पाए, वो आलू प्याज की चीजों को भी विदेशों से नहीं मंगा पाए। उनके लिए साधारण सी चीजों को भी अपने देश में पहुंचाना बहुत कठिन हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, आर्थिक विकास का मुद्दा है। आइए देखते हैं। जीएस पेपर 2 के साथ तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि श्रीलंका एक तरीके से पड़ोसी राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ी भूमिका है। लेकिन यह हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर किसी देश में आर्थिक संकट क्यों आया। तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कब होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका के एक मिशन से, जिसमें श्रीलंका अपने उत्तरी क्षेत्र में एक लिट्टे नामक संगठन, आतंकवादी संगठन था, उसका सफाया करता है। लेकिन इस क्षेत्र में जब वह लिट्टे का सफाया करता है तो उसके बाद उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस क्षेत्र में उत्पादन और बाकी चीजों पर काम नहीं करता। वहां छोड़ दीजिए, पूरे श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रहा होता है और दूसरी कंट्री के लोग, चाइना जैसे लोग वहां पर निर्माण कार्य में मदद कर रहे होते हैं। श्रीलंका में उपजा यह आर्थिक संकट दीर्घकालीन परिस्थितियों का परिणाम है। इन आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि उस समय निर्मित हुई जब 90 के दशक में श्रीलंका लिट्टे और आंतरिक विद्रोहियों से जूझ रहा था। लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम लिट्टे का पूरा नाम, जो श्रीलंका में एक पृथक सरकार और पृथक संप्रभु क्षेत्र की मांग कर रहा था। यह मांग कर रहा था कि श्रीलंका का ये जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, यहां पर एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। यहां पर श्रीलंकन तमिल लोगों की अधिकता थी। इस स्थिति से निपटने तो श्रीलंका सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर खर्च किया गया, किंतु जैसे ही वर्ष 2009 में स्थिति सामान्य हुई तो हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सरकार के द्वारा आधारभूत संरचना के विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद 2011 से अदूरदर्शी आर्थिक नीतियां और शासन के शीर्ष स्तर पर अस्थिर सरकारों के परिवेश ने स्थिति को और कठिन बना दिया। फलस्वरूप कमोडिटी मूल्य में गिरावट, निर्यात का घटता स्तर, मतलब वो निर्यात भी नहीं कर पाए, और आयात में वृद्धि ने विकास दर को और घटा दिया। डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट है उसे कम कर दिया। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर संकट उत्पन्न हुआ। जैसे मैं एक बात कहता हूं बार बार कि जब, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि जब टाइटैनिक जैसा जहाज डूबा तो एक गलती से नहीं डूबा होगा, गलतियों की एक श्रृंखला हुई होगी। जब श्रीलंका का आर्थिक संकट आया होगा तो एक कारण तो नहीं होगा, कई कारणों का परिणाम होगा। पहला, आंतरिक विद्रोह से जूझा लंबे समय तक, उबरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया। तीसरा, लगातार ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसियां आई जिसमें अपने देश को किस तरीके से निर्माण कार्य में डाले उस पर गौर नहीं हुआ। चौथा, सरकारें अनस्टेबल रही। पांचवा, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं का आना। और छठवां, इन सभी चीजों में कोरोना जैसी महामारी की मार। ये वो सारे कारण रहे जिसने श्रीलंका के आर्थिक संकट को जन्म दिया।
इसे आप अपने आसपास का कोई उदाहरण देना, ज्यादा दूर नहीं जाते, बिल्कुल नजदीक का उदाहरण लेते हैं। आप अपने गांव या शहर जहां भी आप रहते हैं ना, तो कोई ऐसा परिवार याद करिए जहां पिताजी दादा दादी बताते होंगे कि ये जो हमारे गली में ये परिवार है ना, एक जमाने में बहुत बड़े करोड़पति होते थे, एक जमाने में बहुत ही संपन्न परिवार होता था। जब हमारे घर में साइकिल नहीं थी तो इनके यहां कार होती थी, इनके पास बेहतर चीजें होती थी, ऐसा सुना होगा आपने। तो कभी जरा ध्यान से सुनिएगा और उनको पूछिएगा, दादा दादी माता पिता जो भी आपको ऐसी बात बताए कि आज लेकिन वो संपन्न नहीं, आज वो गरीब हो गए, तो कभी उनसे पूछे कि वो गरीब क्यों हुए। तो बताएंगे कि इनके बेटे ने या इनके ही घर वालों ने शराब जैसी चीज पीना शुरू की, अल्कोहल का सेवन प्रारंभ कर दिया बड़ी मात्रा में, संपत्तियों को बेचने लगे, काम नहीं करने लगा, जमीनें बेचने लगे, उत्पादन कार्य पर ध्यान नहीं दिया, और फिर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और उस बीमारी के बाद वो जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो पूरे घर को चलाता था, उनकी मृत्यु हो गई। बस जो परिवार को तबाह करने के कारण होते हैं ना, राष्ट्र के भी तबाह होने के वही कारण होते हैं। देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका के साथ या जो भी विश्व का ऐसा देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है या जूझेगा भविष्य में, उसके भी यही कारण होंगे। तो जब आप लोग ये चीज अपने आसपास देखें तो समझ जाना कि ऐसा ही वहां भी हुआ होगा। वहां की सरकारों ने देश के निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दिया, केवल पॉलिटिक्स और राजनीतिक चीजों पर गौर किया होगा। इसके बाद निरंतर श्रीलंका का बजटीय घाटा बढ़ता रहा। इस घाटे से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियों में मजबूती लाने के बजाय विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता प्रदर्शित की। चाइना पर इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा दी। इसी संदर्भ में श्रीलंका सरकार द्वारा आईएमएफ से विश्व की एक ऐसी संस्था जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या होने पर ऋण ऑफर करती है 2.5 मिलियन डॉलर का ऋण लिया गया। किंतु वर्ष 2013-14 का यह दौर श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता का तथा सत्ता में निरंतर परिवर्तन की संभावना बनी रही। अतः श्रीलंका के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस ऋण का समुचित प्रयोग नहीं किया जा सका, जबकि दूसरी तरफ ब्याज का बोझ बढ़ता ही चला गया। तो जो लोन ले रहे हैं उसे भी सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कंटिन्यूअसली ब्याज भी बढ़ता चला जा रहा है। 2016 में श्रीलंका में स्थिर सरकार बनने के बाद इन्होंने आईएमएफ से पुनः 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मांग की, जिसे आईएमएफ ने तब भी स्वीकार कर लिया और लोन ले लिया। इसके बाद श्रीलंका में पुनः आर्थिक संकट का दौर उस समय आया जब 2017-18 से श्रीलंका की चर्चों में व्यापक स्तर पर बम विस्फोट हुए। चर्च में बम विस्फोट की घटनाएं शुरू होने लगी। इससे जहां एक ओर श्रीलंका में आंतरिक अशांति की स्थिति बनी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंच द्वारा श्रीलंका पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाने लगा। श्रीलंका में पर्यटन लगातार गिरने लगा। अब यहां देश के नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती। सरकार का दायित्व था कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाती कि विश्व का समुदाय वहां पर पर्यटन के लिए आकर्षित हो पाता। लेकिन सरकार ने अपनी इस छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। यहां कुछ हद तक नागरिक भी जिम्मेदार हैं कि वह सरकार की अंधभक्ति में भूल गए कि राष्ट्र सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र बने रहना चाहिए। इसलिए राष्ट्र के लिए जो ज्यादा जरूरी था उस पर कदम उठाए जाने चाहिए थे, उस पर गौर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कई बार मैं जैसे इसके पहले भी बोल चुका हूं कि याद रखिएगा, समर्थक और विरोधी आप किसी भी पार्टी के रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के आप केवल समर्थक बनेंगे। और उसके लिए जरूरी है राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र के लिए कोई भी गलत कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, तो वह हमारे लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए शब्दों पर ध्यान देते चलेंगे। आईएमएफ द्वारा श्रीलंका सरकार को ऋण की अदायगी के लिए विवश किया जाने लगा कि ऋण लौटाइए। श्रीलंका ने चीन की ओर अपना झुकाव प्रकट किया। हालांकि चीन ने श्रीलंका की आर्थिक मदद तो की, किंतु साथ ही श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब कोई भी सरकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, तो हम कहेंगे कि वह गुलाम बन चुका है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली उपनिवेशिक हो चुका है वो। समझना जरा भाई, आज से 70 साल पहले 1950 या उसके पहले के टाइम पीरियड में कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करने आ जाता था, तो जिस राष्ट्र पर वो शासन करता था उस राष्ट्र को कहते थे उपनिवेश, कि वह उसका गुलाम है। और वर्तमान में अब यह संभव तो नहीं है कि डायरेक्टली किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जाए, तो एक नया उपनिवेशवाद शुरू आया जिसे कहते नव उपनिवेशवाद, जिसमें एक राष्ट्र की सरकार को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। यह आप हमारे देश के आसपास के देशों पर देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, ये श्रीलंका हुआ। यहां की सरकारों की नीतियां, जब वो नीति बदलने का कारक कोई बाह्य हो, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम ही हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अपने परिवार से जोड़ता हूं। आपके अपने खानदान में, आपके अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में एक परिवार ऐसा याद करिए कि जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति उस परिवार को कंट्रोल करता है कि उस परिवार में क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये उस परिवार में तीसरा व्यक्ति कंट्रोल करता है जो उस परिवार में रहता नहीं है। तो हम कहेंगे कि देखा, नव उपनिवेशवाद ये अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम है। तो फिर चीन ने क्या करना शुरू किया? इनडायरेक्टली उसकी सरकार पर दबाव डाला। चीन ने जैसा चाहा वैसी पॉलिसियां बनाना शुरू की, और इसका परिणाम हुआ कि इसका कई देशों के साथ संबंध खराब होने लगा। इसके बाद वर्ष 2019 में चीन ने चुनावी परिवेश में गोटबाया राजपक्षे के दल द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु राजनीतिक घोषणाएं की, जिनमें किसानों की ऋण माफी, कृषि हेतु सुलभ ऋण के दावे सम्मिलित थे। फलस्वरूप सत्ता में आने के बाद सरकार द्वारा आंशिक रूप से इन वादों को पूरा करना पड़ा, जिससे श्रीलंका की स्थिति और खराब हो गई। अब यहां पर चीन की जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको बता रहे कि ऐसा करो, ऐसे वादे करो, ऐसे लुभावनी बातें करो, तुम जीत जाओगे, तुम जीतोगे, तुम सत्ता में रहोगे, फिर देखेंगे क्या होता है। सत्ता में आए, इन्होंने वादे पूरे किए तो कर्जा और बढ़ गया। इसीलिए मुझे अब ये बात ऐसे लग रहा है जैसे प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने जीत हासिल करके बंगाल के नवाब को, मीर जाफर को अपने हाथ की कठपुतली बनाने का विचार किया। शुरुआत बिल्कुल वैसी हो रही है। तो कहानियां कुछ वैसी हो रही है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद 2019 के अंत में कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात के साथ ही घरेलू आर्थिक गतिविधियों को एक प्रकार से ठप कर दिया, जिससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई। कोरोना महामारी के दौर में श्रीलंका द्वारा किए जाने वाले चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात में भी कमी आने लगी।
इससे सरकार के व्यय में वृद्धि होने के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से अधिक हो गया, फिस्कल डेफिशिएट। और ऋण जीडीपी अनुपात 2019 में 94% के स्तर पर आ गया। सोचिए, ऋण जीडीपी मतलब हमारे देश में 100 रुपए अगर हम कमा रहे हैं तो 94 रुपए का कर्जा है, ऐसी सिचुएशन। और 2021 में तो यह 119% आ गया महोदय, 119%। स्थिति कितनी दयनीय होने लगी, आप ये चीज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अब स्थितियां कितनी भयानक होने लगी। 94%, 119%। वर्ष 2021 में सरकार ने अभी सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। अब 2021 में सरकार ने सारे फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया। फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट कर रहे थे, उर्वरक आयातों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी। अब देखना, कोई दिमाग नहीं, बस मूड हुआ बंद, यहां से आयात बंद कर देंगे हम लोग। और जैसे ही उन्होंने 100% आयात बंद की बातचीत की, उन्हें लगा कि अब हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। भैया, ऑर्गेनिक खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर पहले पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऑर्गेनिक खेती का देखना पड़ता है कि पहले साल प्रोडक्शन में जो कमी आएगी, उस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। और खबरों में आ गया, अद्भुत रूप से खबरों में आया होगा, श्रीलंका पहला देश जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे देश में प्रचार प्रसार। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, पर यह दूरदर्शी नीति नहीं थी, मूर्खता वाली नीति थी। और ऐसी नीति पर ध्यान देना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। भारत में भी प्रतिबंध लगाइए आयातों पर, लेकिन पहले उसके विकल्प ढूंढिए। आप लोगों को मैं चाणक्य की एक बात बता दूं। चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी चीज को तब रोको जब उसके विकल्प हमारे पास हो। बिना विकल्पों के चीजों को रोकना सामने वाले को कम, स्वयं को ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसलिए पहले विकल्प ढूंढना चाहिए थे। तो यहां पर स्थितियां भयानक हो गई। तो इन्होंने अब रातों रात 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश बनाने की घोषणा कर दी। जैविक खादों की ओर आगे बढ़ जाने के इस प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उत्पादन तेजी से गिर गया। नतीजतन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतें, महंगाई, मुद्रा का लगातार गिरना, क्योंकि जब महंगाई आती है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है। 1 किलो आलू अगर 150 रुपए में मिल रहा हो और अगले दिन 1 किलो आलू अब 500 रुपए में मिल रहा हो, तो अब 150 रुपए जो था उसकी औकात गिर गई है, ये माना जाएगा। आज वो 150 रुपए 1 किलो आलू खरीदने की ताकत नहीं रखता है। तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिए देश में एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। विदेशी मुद्रा की कमी के साथ साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों पर आरोपित प्रतिबंध ने खाद्य कीमतों को और बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति का वर्तमान में 15% से अधिक स्तर हो गया और इसके औसतन 17.5% रहने का अनुमान रहा, जिससे लाखों गरीब श्रीलंकाई गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच गए। इसे कहते हैं आर्थिक ज्ञान न होने पर बिना किसी ज्ञान के निर्णय ले लेना। पहले से ही संकट था, उस संकट को और बड़ा कर दिया। सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा कि ऑर्गेनिक राष्ट्र बन गया, पर ऑर्गेनिक राष्ट्र बन के करोगे क्या? मौत तो गरीबों की हुई। ऑर्गेनिक राष्ट्र, इसीलिए बार बार जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये परिणाम हो सकते हैं। हर चीज परिवर्तन अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन एक रफ्तार से, एक सोची समझी नीति के तहत, पॉलिसी के तहत। ऐसा नहीं होता है राष्ट्र चला रहे हम लोग, परिवार चलाने और राष्ट्र चलाने में अंतर है। परिवार का प्रभाव, परिवार के निर्णय का प्रभाव परिवार के लोगों तक सीमित है।
पर राष्ट्र का जो प्रभाव होगा वह गरीबों को सबसे पहले टारगेट करेगा। तो उत्पादन गिर गया, पैसा देश में बचा नहीं, चाइना के अनुसार हम चलने लग गए, तो गिरना ही था। यहां देश के नागरिक का कर्तव्य है कि जब हमारे जैसे देश में भी कोई भी निर्णय लिया जाए तो उसके पॉजिटिव निगेटिव हर पहलू पर गौर किया जाए। समर्थन आंख बंद करके करना आने वाले समय में स्थितियां भयानक कर सकता है। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसे परिवर्तन सही नहीं होते हैं। श्रीलंका को क्या करना चाहिए था? अल्पकालिक और दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए। पहले देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं। और जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की नीतियां आपके सामने बन जाती है, एक्शन ले सकते हैं। राजनीतिक संवेदनशीलता, केवल शक्ति के तरफ भागो मत, नागरिकों के बोध पर ध्यान दो, नागरिकों के प्रति कर्तव्यों पर ध्यान दो। विदेशी ऋण के बजाय खुद के निर्यात को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत की जाए, नवीन और कड़ी आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा नवीन नहीं करना है, कठोर नीतियां नहीं लानी है। आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, घरेलू कर राजस्व को बढ़ाना और उधारी को सीमित करने के लिए सरकारी व्यय को कम करना। सब्सिडी संबंधी व्यवस्था, सहायता दीजिए, लेकिन वो सहायता राष्ट्र के लिए संकट बने, ऐसी सहायताओं को रोकिए।